Yeah, good afternoon, everyone. Today we are discussing one biology chapter of class 10 called Control and Coordination, right? To start with this chapter, I have notes of these chapter in front of you. If you need copy of it, you can ask for, you can write down in your comment box, right? So we are studying this chapter from these notes. Which two systems help in control and coordination in human beings? ऐसे कौन से दो सिस्टम है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग्स में? वो सिस्टम है बेटा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस और मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वो हेल्प करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स के केस में, राइट? क्या डिफरेंस है रिसेप्टर्स और अफेक्टर्स के बीच में? रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लोकेट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में, जैसे कि ईयर, नोज, टंग, स्किन एक्सेट्रा में, ताकि वो हेल्प कर सकें स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में एनवायरनमेंट से। इसके एग्जांपल हैं गस्टैटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं। अफेक्टर्स की बात करें तो मसल और ग्लैंड जो होती हैं वो अफेक्टर्स की तरह एक्ट करती हैं और वो एक्ट करती हैं, रिसीव करती हैं इम्पल्स को ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप सामने एक न्यूरॉन का डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको बना बना के प्रैक्टिस करने हैं। इसमें आप इसके डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन स्वेट, डेंड्राइट, सेल बॉडी और नर्व एंडिंग को देख सकते हैं। नाउ वन बाय वन मैं न्यूरॉन्स आपको पता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। डेंड्राइट की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है जो एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप, टिप के जो एंड है इस पर इंफॉर्मेशन सारी की सारी एक्वायर होती है और ये न्यूरॉन का ही पार्ट है। एक्सॉन की बात करें तो ये ऐसा पार्ट है न्यूरॉन का जिससे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। आई रिपीट, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। नर्व एंडिंग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, नर्व एंडिंग जो है एक्सॉन के एंड में बिल्कुल लोकेटेड है, आप देख सकते हैं ये। यहाँ जो इम्पल्स होता है, वी आर डिस्कसिंग, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर डूइंग वीडियोग्राफी। सूर्या, वी आर डूइंग वीडियोग्राफी, सो ओनली आस्क द सजेस्टेड क्वेश्चन, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। डेंड्राइट, और प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए सूर्या। एक्सॉन की बात करेंगे तो ये न्यूरॉन के पार्ट में प्रेजेंट है जो कि जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। आई रिपीट, डायग्राम आपको बना बना के प्रैक्टिस करने हैं, मैंने पहले भी बोला। नर्व एंडिंग्स की बात करें तो ये एंड ऑफ एक्सॉन में प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख सकते हैं फिगर में, एक्सॉन के एंड में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो इम्पल्स है वो केमिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांसमिशन को कैरी करता है सिनैप्स से। ये एक फंक्शनल गैप बनाता है नर्व एंडिंग एक न्यूरॉन के बीच में और डेंड्राइट के बीच में जो दूसरे न्यूरॉन में है, जिससे जो नर्व इम्पल्स होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास करता है। अब बेटा हम बात करेंगे कि ये नर्व इम्पल्स में ट्रांसमिशन होता कैसे है और सिनैप्स के व्हाट हैपेंस एट द सिनैप्स। जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है डेंड्रिटिक टिप के एंड में नर्व सेल में, वो एक केमिकल रिएक्शन सेटअप कर देती है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। ये जो इंपल्स है ये ट्रैवल करता है डेंड्राइट से सेल बॉडी में और फिर एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग में ट्रैवल करता है। एक्सॉन के एंड पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये सेट ऑफ कर देता है एक तरह की रिलीज को, जिससे कई केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्रॉस करते हैं गैप को या सिनैप्स को और एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट कर देते हैं डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन में। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें टेस्ट ऑफ फूड क्यों नहीं आता, फूड को हम टेस्ट क्यों नहीं कर पाते अगर हमारी नोज ब्लॉक होती है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम फूड खा रहे होते हैं तो गस्टैटरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। गस्टैटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं जबकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं।
और हमारा जो ब्रेन है ये इन्हीं इम्पल्सेस को रिसीव करता है दोनों टाइप के रिसेप्टर से, तभी हम फूड को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारी नोज ब्लॉक होती है तो आपको पता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हैं वो काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम टेस्ट को एंजॉय नहीं कर पाते, राइट। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या हम टेस्ट शुगर या सॉल्ट का एंजॉय कर पाएंगे अगर हमारी नोज ब्लॉक होगी, तो आंसर है यस। शुगर या सॉल्ट का टेस्ट तो होता है पर कोई स्मेल नहीं होती, तो सिर्फ गस्टेटरी रिसेप्टर अकेले ही इम्पल्स को ब्रेन तक कैरी कर पाते हैं इस केस में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। आई रिपीट, डायग्राम आप बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, अगर आप किसी गर्म चीज को छू रहे हैं स्टिमुलस, तो रिसेप्टर है हमारी स्किन में, और सेंसरी न्यूरॉन को आप देख सकते हैं, मसल को देख सकते हैं, मोटर न्यूरॉन को देख सकते हैं डायग्राम में, और मैसेज जो है ये सारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये मैसेज ब्रेन को पहुंचा रहे हैं। एक स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंटरी एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अगर आप किसी गर्म चीज को एकदम छूते हैं तो अपना हाथ पीछे से हटा लेते हैं, राइट, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क की। ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है जो फॉलो किया जाता है नर्व इंपल्स के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन में। सबसे पहले रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जा रहा है, उसके बाद बेटा मोटर न्यूरॉन के थ्रू एफेक्टर्स को मैसेज जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, वेयर शुड रिफ्लेक्स आर्क कनेक्टर बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। कि रिफ्लेक्स आर्क जो कनेक्टर्स हैं उन्हें कहाँ बनाना चाहिए हमें इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व के दौरान, तो आंसर है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो इनपुट नर्व है वो सबसे पहले आउटपुट नर्व से मिलेगी स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे इसी चैप्टर में, वो कहता है ऑल्दो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट, ऐसा क्यों। रिफ्लेक्स आर्क जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्विक रिस्पॉन्स के लिए, विच आर रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि आप किसी गर्म चीज को छूते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा ब्रेन है बेटा वो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, वो हमारी मसल को जो है आदेश देता है कि वो मसल वहां से मूव कर ले, राइट। टू मूव इट इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, और हमारे हाथ में आग लग सकती है। इसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है फंक्शन देती है, मसल को इंस्ट्रक्ट करती है, ऑल दो मैसेज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द ब्रेन, पर उससे पहले ही हम हाथ हटा लेते हैं, राइट। तो मॉडिफाइड रिस्पॉन्स भी आप इसे कहते हैं। अब एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया ह्यूमन ब्रेन का, अगर आप समझे तो सबसे पहले है नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन और स्पाइरल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स, राइट। एक जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही फैसिलिटेट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दो तरीके की नर्व्स हैं, एक है क्रेनियल नर्व्स और एक है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल जो नर्व्स हैं ये ब्रेन से अराइज होती हैं, 12 तरीके की क्रेनियल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर, जबकि 12 पेयर ऑफ cranial nerves are there। अब आप सामने ब्रेन का डायग्राम बना सकते हैं, आप ब्रेन में अच्छे से बेटा डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करना। ये जो स्कल है हमारी खोपड़ी जो है इसे क्रेनियम कहते हैं, इसके अंदर ये फ्लूइड लाइक मटेरियल है, इसे सेरेब्रम कहते हैं या फोरब्रम भी कहते हैं। ये मिड ब्रेन है, आप देख सकते हैं। फिर सेरेब्लम, ये आप सामने आपको दिख ही रहा है सेरेब्लम, ये सब हिंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, सेरेब्लम, पोन्स और मेडुला, दीज आर पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे ब्रेन से अटैच है। फिर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को आप देख सकते हैं। तो डायग्राम में यही सजेस्ट करूंगा, बार बार बना के प्रैक्टिस करें, राइट। सूर्य एंड पीयूष, एम आई क्लियर।
अब मैं यस सर। एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी आपको। ब्रेन, सर। सूर्य आपको ब्रेन में ज्यादा प्रॉब्लम थी तो ध्यान से हाँ। देखिए। ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जैसा कि मैंने फिगर में भी समझाया था, फोर ब्रेन आप देख सकते हैं, फोर ब्रेन में मेनली क्या आता है, मेनली आता है सेरेब्रम। फिर ये मिड ब्रेन है, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं, और हिंड ब्रेन मेडुला, पोन्स और सेरेब्रम। एक बार मुझे पोस्टमार्टम रूम में भी जाने का, किसी की डेथ हो गई थी नोन की ही, तो मुझे एक बार पोस्टमार्टम रूम में जाने का मौका मिला था सूर्या। वहां पर बड़े बड़े जार्स में मैंने ब्रेन देखे थे। मतलब ब्रेन भी कई बार क्या होता है, जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिनकी बॉडी कोई क्लेम नहीं करता है, और पोस्टमार्टम के बाद है ना एक और टेस्ट होता है, बिसरा सैंपल कलेक्ट करते हैं जिसमें कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्ट पता लगाते हैं, राइट। तो तब मुझे मौका मिला ओके था ऐसे सर। देखने का ब्रेन को। बड़े बड़े से जार्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, उनमें रखा होता है, ठीक है। ओके। मुझे नहीं लगता ह्यूमन ब्रेन आपको आपकी बायोलॉजी लैब में दिखने को मिलेगा, बट आई हैव सीन इट वंस, ठीक है। तो ये सब पार्ट हैं हिंड ब्रेन के, जो पार्ट मैंने पहले ही बताए, मेडुला, पोन्स और सेरेब्लम है। अब वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं, देखिए सिर्फ आपको ऐसे पॉइंट फॉर्म में लर्न करना है। सिर्फ आप इन्हीं नोट से ये चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ओके। सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की। ये सबसे मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसमें ऐसे रीजन्स होते हैं जो सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर से। जैसे कि हमारे सुनने की क्षमता, स्मेल करने की क्षमता और देखने की क्षमता, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट। मैं आपको फिगर में दिखाना चाहूंगा, ये फोर ब्रेन था जिसे मैं सेरेब्रम से भी डिनोट कर रहा था, राइट। फ्रिज में से ले। तो इसका जो अगला पॉइंट है, ये जो सेपरेट एरियाज हैं एसोसिएशन के, सेंसरी इंफॉर्मेशन के, ये इंटरप्ट किए जाते हैं बाय पुटिंग इन टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर। और ये ऑलरेडी स्टोर भी करते हैं इंफॉर्मेशन को। फोर्थ पॉइंट है कि ये मोटर एरियाज होते हैं बेटा, जहां पर कोई भी डिसीजन अगर हम सोच रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, फोर ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना। कोई भी डिसीजन अगर आप कर रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है और आपके उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है उसे मोटर एरियाज में पास किया जाता है, और जो कंट्रोल करता है मूवमेंट को, वॉलेंटरी मसल्स के, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सेपरेट पार्ट है फोर ब्रेन का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, राइट। ये मैंने आपको दिखाया भी था फिगर में, ये हाइपोथैलेमस है, ओके। आई रिपीट, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है, इसे हाइपोथैलेमस करते हैं। और इसका क्या काम है, इसका काम है कंट्रोल करना द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल व्हाइल ईटिंग, ठीक है। ये इसी का पार्ट है कि खाने के दौरान जो सेंसेशन आएगी कि अब आपका मतलब स्टमक फिल हो चुका है, इसके बारे में ये भी हाइपोथैलेमस का काम है। बात करेंगे मिड ब्रेन की। पहले मैं फिगर में आपको बता देता हूँ मिड ब्रेन कहाँ है। ये देखिए, ये है मिड ब्रेन, राइट। तो अब बात करेंगे बेटा मिड ब्रेन की। ये कंट्रोल करता है बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि प्यूपिल के साइज में क्या चेंज होगा, ये भी यही कंट्रोल करता है। इसके बाद बात करेंगे हिंड ब्रेन की। ये देखिए, हिंड ब्रेन में तीन पार्ट थे, मैंने पहले ही बताए थे, सेरेबलम, पोन्स और मेड्यूला। अब इनके फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है मेड्यूला। ये काफी एक्टिव पार्ट है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन जैसे कि बीपी, सलाइवेशन और वॉमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला कंट्रोल करता है। पॉन्स की बात करेंगे, ये हमारे ब्रीदिंग के बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और सेरेबलम की बात करें तो ये क्या हेल्प करता है, ये मेंटेन करता है पोस्चर और बैलेंस, कि हमारी बॉडी का पोस्चर सीधा है या नहीं है। बेटा अगर इसमें से किसी, ये सेरेबलम में दिक्कत होती है ना, तो चक्कर आते रहते हैं बार बार, आई नो, राइट। और हम सीधे मतलब अपना पोस्चर भी सीधा नहीं मेंटेन कर पाते हैं, और बैलेंस बॉडी का मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सर डिजीनेस। यस, डिजीनेस फील होती है, बिल्कुल सही।
और यही पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रिसीशन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन के लिए, कि हमारे वॉलेंटरी एक्शन कितने प्रिसाइज हैं, कितने सही से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं। तो ब्रेन के बाहर मैंने आपको बताया था स्कल, यानी कि खोपड़ी उसकी, जैसे हिंदी में हम खोपड़ी भी कहते हैं, राइट। ये स्कल होती है हमारी, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इस स्कल का बायोलॉजिकल नेम भी है, उसे कहते हैं क्रेनियम या बोनी बॉक्स भी कहते हैं। इसी के नीचे तीन तरीके की लेयर्स होती है जो फिल होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। मैंने आपको पहले ही बताया था एक तरीके का फ्लूइड है जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये प्रोवाइड करता है शॉक एब्जॉर्प्शन, राइट। स्पाइनल कॉर्ड को फर्दर प्रोटेक्ट किया जाता है वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा। और जो ये तीन लेयर हैं मिंगल्स की, ये फिल होती हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। ध्यान रखना, जब भी कोई किस तरीके से कोई नर्व टिश्यू एक्शन कॉज करता है इसके बारे में अब समझेंगे। मसल सेल्स जो होते हैं उनमें स्पेशल प्रोटीन्स होता है जो कि शेप चेंज कर देता है और उनका अरेंजमेंट चेंज करता है इस रिस्पॉन्स में, ताकि जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रहे हैं उनके रिस्पॉन्स में ये चेंज करता है। नए नए जो अरेंजमेंट है इन प्रोटीन्स के, वो मसल सेल्स को एक शॉर्टर फॉर्म देते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट कॉज आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंटरी एक्शन है जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, उन्हें ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, आई रिपीट। लेकिन जो वॉलेंटरी एक्शंस हैं उन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो कई चीजें होंगी उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपने किसी गर्म चीज के पीछे हाथ हाथ ऊपर उसके ऊपर रखा, तो ब्रेन इससे पहले कि निर्देश दे कि भैया आपका हाथ जल जाएगा, हाथ हटा लो, स्पाइनल कॉर्ड ही ये काम कर देती है और आप अपने आप ही हाथ झटके से हटा लेते हो, राइट। जनरली क्विक रिस्पॉन्स मिलता है हमें रिफ्लेक्स एक्शन में, जो कि सर, काफी एक क्वेश्चन प्रोटेक्टिव है था नेचर में। इसमें। हाँ जी। सर, जैसे जो हमारे दोनों हाथ होते हैं वो तो ब्रेन के ज़्यादा पास है, तो स्पाइनल कॉर्ड से तो दूर ही होते हैं। तो सर नहीं उसे स्पाइन ब्रेन नहीं देना चाहिए? नहीं, एक मेरी बात सुनो। ब्रेन के द्वारा जो एक्शन होता है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तब एक्शन लेता है जब उसे लगता है कि हाँ अपने आप ही एकदम रिफ्लेक्स एक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। ये ध्यान रखिए, इसमें पास और ज्यादा दूर होने की बात नहीं है। और वैसे भी ये सब कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में होता है, ब्रेन से जो सारा इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट्स को ट्रैवल होता है, और ऐसा सब कुछ नैनो सेकंड्स में ही हो जाता है। तो जब तक आपको रियलाइज होगा उससे पहले ही वो चीज हो चुकी होगी, राइट। जबकि वॉकिंग की बात करेंगे तो वो फास्ट हो सकता है या स्लो रिस्पॉन्स हो सकता है। अब बात करेंगे हम ब्रेन के रोल की, क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में उसका क्या रोल है। देखिए, मिड ब्रेन और मेड्यूला जो है वो कंट्रोल करता है कई तरीके के इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शन को, जैसे कि वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग फूड, कहते हैं ना पानी आ गया मुंह में खाना देखते हुए, जब आप अच्छा फूड देखते हो, तो इसके लिए मिड ब्रेन और मेड्यूला रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना। वॉमिटिंग के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, मेड्यूला रिस्पॉन्सिबल है। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है, एक मैसेज ब्रेन को सेंड किया जाता है और ब्रेन फर्दर मॉडिफाइड रिस्पॉन्स शो करता है, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, इसे छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव प्लांट है, ये माइमोसा फैमिली के प्लांट से बिलोंग करता है, और अगर आप इसे छुओगे तो ये बंद हो जाता है, राइट। अब बात करेंगे प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है। दो टाइप का मूवमेंट है बेटा प्लांट्स में, एक है नेस्टिक मूवमेंट और एक है ट्रॉपिक मूवमेंट। जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं ये जनरली क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और इनकी ग्रोथ भी इंडिपेंडेंट होती है। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं टच मी नॉट प्लांट की लीव्स जो ड्रूप कर जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं टच करने पर। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द टॉगर प्रेशर। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे तो ये जनरली स्लोअर रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं और ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं।
ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म इसके एग्जाम्पल है, या जियोट्रॉपिज्म भी इसके एग्जाम्पल है। और आपको पता है फोटोट्रॉपिज्म जो है लाइट्स के टूवर्ड्स, और जियोट्रॉपिज्म का मतलब है ग्रेविटी के टूवर्ड्स प्लांट का झुका होना। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल है, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। सभी में डिफरेंस लिखे हुए हैं। कीमोट्रोपिज्म में केमिकल्स के टूवर्ड्स और हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर के टूवर्ड्स होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो लीव्स हैं टच मी नॉट, यानी कि जो सेंसिटिव प्लांट है वो ड्रूप क्यों कर जाती हैं, सिकुड़ क्यों जाती हैं, राइट, टच होने पे। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस यूज करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकें सेल टू सेल। प्लांट के जो सेल्स होते हैं ये शेप चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जिसकी वजह से ये रिजल्ट कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं या श्रिंक कर जाते हैं, और इसकी वजह से इनकी शेप लगातार चेंज होती रहती है। फोटोट्रॉपिज्म की बात करेंगे अब ट्रॉपिक मूवमेंट में। फोटोट्रॉपिज्म की बात करेंगे, राइट। जो आपको पता होना चाहिए, जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का टुवर्ड्स द लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जो शूट्स होती हैं बेटा ये बेंड कर जाती हैं, राइट, टुवर्ड्स लाइट। अगर शूट जो हैं बेंड कर रही हैं लाइट के टुवर्ड्स तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, और बेंड अवे कर रही हैं लाइट से तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। आप चाहें तो 7.2 एक्टिविटी देख भी सकते हैं अपनी बुक में से, एनसीईआरटी से। अब हम रोल बताएंगे ऑक्सिन का, क्या रोल है फोटोट्रोपिज्म में। अगर हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो वो लाइट डिटेक्ट करता है, ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज करता है एट द शॉर्ट टिप, और हेल्प करता है सेल्स को इलोंगेट होने में, बड़ा होने में। जो भी लाइट है वो एक साइड से दूसरी साइड में आ रही है प्लांट के, तो ऑक्सिन जो है वो डिफ्यूज होता है टुवर्ड्स शेडी, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ द शूट पर, और स्टिमुलेट करता है सेल्स को ताकि वो लॉन्गर ग्रो हो सके। ये जो डिफरेंशियल ग्रोथ आ रहा है सेल्स में, इसकी वजह से रिजल्ट आता है जिससे स्टेम बेंड हो जाता है लाइट के टुवर्ड्स। क्लासेस के बाद बात करेंगे जियोट्रोपिज्म की। जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स है ग्रेविटी के टुवर्ड्स, एग्जाम्पल के तौर पे रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगी, और शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगे। एक्टिविटी 7.6 आप अपनी बुक से देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कीमोट्रोपिज्म की। ऐसा रिस्पॉन्स या मूवमेंट प्लांट का जिससे पाउट जो है एक केमिकल स्टिमुलस के टूवर्ड्स शो करता है। इसके एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अवे, पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है ओवरी के टूवर्ड्स। अगला है थिग्मोट्रोपिज्म। इसमें जो मूवमेंट या रिस्पॉन्स होता है प्लांट पार्ट्स का वो टच के टूवर्ड्स होता है। एग्जांपल के तौर पे जो टेंड्रिल का कर्ल होना हो रहा है किसी सपोर्ट के अराउंड। और क्लास एक और इसमें है रोल ऑफ ऑक्सिन इन थिग्मोट्रोपिज्म। जब भी टेंड्रिल कांटेक्ट में आता है किसी भी सपोर्ट के साथ, तो जो ऑक्सिन होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं शूट टिप पर, और फर्दर डिफ्यूज कर जाते हैं टू द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द सपोर्ट, और कॉज करते हैं सेल को इलोंगेट करने में इस रीजन में। और जो पार्ट ग्रो करता है रैपिडली और टेंड्रिल को कॉज करता है सर्कल अराउंड करने के ऑब्जेक्ट के दौरान। क्लासेस के बाद बात करेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म की। मैंने पहले भी बताया था इस केस में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है प्लांट्स का वो वाटर के टुवर्ड्स होता है, और रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती हैं। एक एक्सपेरिमेंट से आपको मैं समझाता हूँ। आपको एक सीव लेना है, उसमें कुछ सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होने देनी है मॉइस्ट सॉइल में जो प्लेस्ड है सीव में। जब भी सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगी तो जो रूट्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं ग्रोथ होता हुआ डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्रो होता हुआ देख सकते हैं, और कई जो रूट्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं ऑफ द पोर्स ऑफ सीव। उसके बाद इन सीव्स को आपने हैंग कर देना किसी सपोर्ट के साथ, तो आप इनकी रूट्स को देख सकते हैं, वो एक यू टर्न लेंगी और फर्दर ग्रो करेंगे टुवर्ड्स द सीव इन सर्च ऑफ वाटर।
तो इससे हमें ये प्रूव हो जाता है कि जो रूट्स हैं वो हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। अब क्लास हम समझेंगे फाइटो हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ को। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन्हें प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है। डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स समझेंगे एनवायरनमेंट का। सबसे पहले ऑक्सिन की बात करेंगे। ऑक्सिन्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं स्टेम के ग्रो होने में बाय कॉजिंग इलोंगेशन ऑफ सेल्स। सेल्स में इलोंगेशन कॉज करते हैं, ठीक है। गिब्रेलिंस ये हेल्प करते हैं स्टेम के ग्रो होने में। स्टेम यानी तना, हिंदी में बीच वाला पार्ट होता है पेड़ का आपके ट्री का। साइटोकिनिन्स ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन में और प्रेजेंट होते हैं किसमें? ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में रैपिड सेल डिवीजन के एरियाज में, ठीक है, जैसे कि फ्रूट और सीड्स में। इथाइलिन की बात करेंगे। इथाइलिन में इथाइलिन ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में ये बेटा कॉज करता है राइपनिंग इन फ्रूट्स में। एब्सिसिक एसिड ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिट करता है और इसका जो इफेक्ट है वो इंक्लूड करता है विटलिंग ऑफ लीव्स में और इन सब चीजों में, ठीक है, सीड्स डोर्मेंसी में। अब लिमिटेशन बात करेंगे कि क्या कमियां हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में एनिमल्स में, या केमिकल कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत पड़ जाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ भी। देखिए जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं उन्हीं सेल्स में पहुंचता है जो कनेक्ट होते हैं नर्वस टिश्यू के द्वारा, राइट। जो ध्यान रखिएगा, कनेक्ट होते हैं नर्वस टिश्यू के द्वारा और हर सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं वो, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एनिमल बॉडी के हर सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप बात करेंगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स बेटा एक बार जनरेट हो जाता है किसी भी सेल में और ट्रांसमिट करता है, तो सेल जो है कुछ समय लेते हैं अपने आप रीसेट होने में, इसका मैकेनिज्म को रीसेट करने में, ताकि वो एक नया इंपल्स जनरेट कर सकें। तो जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से जो केमिकल कम्युनिकेशन है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। केमिकल कम्युनिकेशन जो है उसकी जरूरत पड़ती है, जिससे स्टिमुलेटेड सेल जो हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं जो डिफ्यूज कर जाते हैं ओरिजिनल सेल के अराउंड। तो ऐसे सेल will have the means to detect the hormone by using special molecules on their surface। वही इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और ट्रांसमिट कर पाएंगे फर्दर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्लोअर होगा ऐसा और ये रीच करेगा सभी सेल्स ऑफ बॉडी में स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली। अब हम बात करेंगे कि जो मूवमेंट होता है लीव्स में सेंसिटिव प्लांट के, वो कैसे डिफरेंट होता है शूट से टुवर्ड्स लाइट। तो ध्यान से देखिए, लीव्स एंड सेंसिटिव प्लांट और मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट में क्या डिफरेंस है। जो लीव्स और सेंसिटिव प्लांट है वो एक नास्टिक मूवमेंट शो करते हैं, जबकि शूट जो है वो ट्रॉपिकल मूवमेंट शो करता है। लेफ्ट साइड वाले में ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है, क्विक होती है और टंगर प्रेशर के चेंज की वजह से होती है, जबकि राइट साइड वाले में ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, स्लो होती है और हार्मोन ऑक्सिन की वजह से होती है। इसके बाद क्लास नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ऐसे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन यानी कि केमिकल रिलीज करते हैं, काफी कम मात्रा में ब्लड में रिलीज करते हैं, क्योंकि जो ब्लड के हार्मोन्स है ताकि वो टारगेटेड ऑर्गन्स तक ही पहुंच सके। अब इसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स की। इससे बोलते अभी सर आधे घंटे तक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स की बात करेंगे। ये ऐसे ये ऐसे केमिकल्स हैं जो मैसेंजर्स हैं वो रिलीज करते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स माइन्यूट क्वांटिटीज में, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक में ये रिलीज होते हैं डायरेक्टली ब्लड में और ये टारगेट ऑर्गेनिज्म तक रिलीज होते हैं। हार्मोन्स काफी स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। अब बेटा यही चीज जरा मैंने देखिए यहाँ पर, इससे मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा इन्वर्टेड फॉर्म में है ये फ्लो चार्ट,
जैसे ग्लैंड पिट्यूटरी, इसकी लोकेशन मैंने बताई है, राइट। ग्रोथ हार्मोन, इसके इन्फ्लुएंस में जो हाइपोथैलेमस होता है आपको पता ही है। पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड और आपका पैनक्रियास, ये इन सब की मैंने बताई है, ठीक है ना। हर किसी के अपने फंक्शन है बेटा, तो ये मैं चाहूंगा आप प्लीज इन्हीं फ्लो चार्ट से लर्न करें। मैं जल्दी इसकी सीधी वाली पिक अपडेट करके नेक्स्ट वीडियो में ये 2 पेज आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टिल द टाइम कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।